बच्चों एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली टॉपिक के अकॉर्डिंग हम फिर दोबारा से एक नेक्स्ट टॉपिक का अध्ययन करते हैं। मैं अंकित कुमार आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं और फिर दोबारा से आपको एक आग्रह बल्कि आदेश नहीं बल्कि आग्रह करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें ताकि इससे हमारा भी मनोबल बना रहे और आप ज्यादा से ज्यादा इसका उपयोग करके लाभ उठाएं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो था वहां पर खत्म हो चुका था। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर दोबारा से हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हमारा जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा कोलाइड बनाना, क्योंकि हम कोलाइड वाले टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। तो वहां पे हम कोलाइड के प्रकार पढ़ चुके थे, तो यहाँ पे पढ़ेंगे हम कोलाइड बनाना। तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार से हम यहाँ की विधियों का अध्ययन करते हैं। क्या होता है, देखिए आप कोलाइड के जब भी आपका कोलाइड का पॉइंट आता है तो सबसे पहले अपने दिमाग में उसकी जो परिभाषा है, जो इसका जो आपने नॉलेज है वो तुरंत दिमाग में आपके रिवाइज हो जानी चाहिए। अर्थात तो आपको पता होना चाहिए कि एक विशेष प्रकार के कण जो फिल्टर पेपर से विस्तृत हो जाते हैं, परंतु जंतु जो झिल्ली हुआ है, जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है उससे विस्तृत नहीं होते। इनका आकार 10⁻⁻⁹ मीटर से लेकर 10⁻⁻⁶ मीटर तक होता है और ये कण जो होते हैं वह वास्तविक विलयन और निलंबन के बीच की अवस्था होती है। अर्थात जो बीच की अवस्था होती है उसी को हम कोलाइड विलयन कहते हैं। तो जरा ध्यान से देखेंगे आप सभी किस प्रकार से इनका निर्माण करेंगे। कोलाइड विलयनों का आकार उनके कणों का आकार है। क्या होता है भाई, हम कोलाइड विलयन तैयार करना है तो उनका जो कणों का आकार जो होता है उस आधार पे हम कोलाइड विलयनों के तंत्र को तैयार करते हैं। जो वास्तविक विलयन के कणों से बड़े, मैंने आपको बताया था वास्तविक विलयन और निलंबन के बीच की अवस्था होती है, तो वास्तविक विलयन के कणों से बड़े होते हैं और निलंबन के कणों से छोटे होते हैं। यदि वास्तविक विलयन के कणों को आकार को बढ़ा दें, भाई यदि यहाँ पे देखिए आप वास्तविक विलयन, कोलाइड विलयन और निलंबन शॉर्ट में ले रहे हैं, तो ये क्या होते हैं वास्तविक विलयन से छोटे और निलंबन से वास्तविक विलयन से थोड़े से क्या होते हैं बड़े और निलंबन से थोड़े छोटे सूक्ष्म होते हैं। इनका आकार होता है 10⁻⁻10, 10⁻⁹ और 10⁻⁶। तो जितनी माइनस में घात होती है वह उतनी क्या होती है छोटी होती है। तो ये सब मीटर में है हमारी राशियां। तो क्या करते हैं भाई, हम यदि इसके आकार को थोड़ा सा और क्या करते हैं, ये ज्यादा छोटे हैं, इनके आकार को थोड़ा सा बढ़ा दें वास्तविक विलयन के आकार को तो कोलाइड प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही निलंबन के आकार को थोड़ा और कम कर दें तो भी क्या प्राप्त होगा, हमें तो भी कोलाइड प्राप्त हो जाएगा। तो इसी आधार पर कणों के आधार को गुणधर्म मानते हुए हम अपने कोलाइडी अवस्थाओं को तैयार करते हैं। देखिए क्या होता है, द्रवरागी कोलाइड विलयन पदार्थ को परिक्षेपण माध्यम में लाने से प्राप्त किया जाता है। अर्थात जो हमारे कण रहते हैं वो किस अवस्था में, उनकी जो परिक्षेपित अवस्था है वही क्या है, कण है हमारी। तो परिक्षेपित माध्यम में लाने के लिए हम उनको उस तरीके से तैयार करते हैं कि उनका द्रवरागी कोलाइड विलयन तैयार हो सके। और इस प्रकार के कोलाइड के लिए निम्नलिखित विधियां होती हैं। सबसे पहले होती है परिक्षेपण विधियां। क्या होती हैं, क्योंकि हम भाई क्या कर रहे हैं परिक्षेपण माध्यम के अकॉर्डिंगली उनको तैयार कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसमें अपनी परिक्षेपण विधियों का अध्ययन करते हैं। परिक्षेपण विधियां तो देखेंगे प्यारे बच्चों ध्यान से। इसमें से कभी कभी कोई विधि पूछ ली जाती है, जबकि इसमें वैद्युतार का जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है। लेकिन सभी को मैंने आपको बताया था समझने के लिए आपके लिए सभी महत्वपूर्ण होते हैं और नॉलेज का कोई भी अंत नहीं होता। तो देखिए इस विधि द्वारा पदार्थ के बड़े बड़े कणों को एक कोलाइड मिल या मिक्सी में पीसते हैं। तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो आपका एक मील होता है उसमें क्या रहते हैं, दो बड़े बड़े यहाँ पे क्या रहते हैं विसर्जक धातु डिस्क रहती हैं इस तरीके से। उनको डालने के लिए, ऊपर से पदार्थ को डालने के लिए एक यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक कीप लेंगे या एक उसको थर्मल कह देंगे। मतलब इसमें क्या करते हैं, जो छोटे छोटे जो हमारे जो बड़े बड़े कण हैं उनको यहाँ से डालते रहते हैं और यहाँ पर जो रहती है एक धातु की चालक सेफ्टी रहती है, पट्टी रहती है, यहाँ को नीचे बनाते हैं थोड़े से इसको, सॉरी गलती से बन गया। अब यहाँ से क्या होती है, इस पे इसको यहाँ पे इसको वो चली रहती है, इसको क्या कहेंगे हम चालक पट्टी कहेंगे। और चालक पट्टी के द्वारा ये यहाँ से घूमता रहता है, जैसे आपने चक्की देखी होगी। और उसके साथ जुड़ा हुआ ये डिस्क, ये धातु जो रॉड होती है वह बड़े बड़े दो डिस्कों से जुड़ी रहती है। जैसे ही यहाँ से आप उन कणों को घेरते हैं तो इन डिस्कों के बीच में जिस तरीके से चक्की उनको पीसती है, तो ऐसे ही कोलाइड कण यहाँ के उसके बीच पिस जाते हैं। और इस यांत्रिक परिक्षेपण विधि में हमें इस प्रकार के कोलाइडी कण तैयार हो जाते हैं। इस विधि के लिए पेंट, ये जो विधि थी आपकी, यह यांत्रिक
क्या कहलाती है? यांत्रिक परिक्षेपण विधि कहलाती है। क्या कहलाती है? यांत्रिक परिक्षेपण विधि कहलाती है। इसमें पेंट, वर्निश, जैसे कि आपके पेंट, वर्निश, रंग जो रंगन के काम आते हैं, और डीटीटी वगैरह आदि के कोलाइडी विलयन तैयार किए जाते हैं। इसके नीचे एक वो लगा होता है आपका, जिसमें एक पात्र लगा देते हैं जिसमें पीसा हुआ हमारा कोलाइडी कण हमको आसानी से मिल जाता है। तो देखिए आप इनको आसानी से पढ़ सकते हैं, बहुत नॉर्मल विधि थी, लेकिन जो मैं नेक्स्ट हेडिंग जो आपके बोर्ड में बहुत मुख्य है और आपके लिए समझने बहुत योग्य है, उसका अध्ययन मैं आपको कुछ स्पेशली तौर पर समझाऊंगा, तो इसका ध्यान आप ज्यादा से ज्यादा रखें। तो देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक बनती है हमारी परिक्षेपण विधि की, वह बनती है वैद्युत परिक्षेपण। क्या बनती है? वैद्युत परिक्षेपण। जैसे कि हेडिंग बता रही है, वैद्युत के द्वारा परिक्षेपण होगा, और या इसको कहते हैं आप ब्रेडिंग या आर्क विधि। क्या कहते हैं? ब्रेडिंग या आर्क विधि। तो देखिए क्या होती है विधि, देखेंगे अब हम ध्यान से। यह वैद्युत परिक्षेपण विधि है। क्या है? यह वैद्युत परिक्षेपण विधि है। सीधी सी बात है भाई, परिक्षेपण जो इसमें अवस्था जो प्राप्त की जाएगी किसके द्वारा की जाएगी? वैद्युत के द्वारा, क्योंकि हमारा पॉइंट ही वैद्युत परिक्षेपण है। इसमें क्या करते हैं हम, इसके द्वारा धातुएं जैसे कि Au सोना, Ag चांदी और Cu तांबा, कॉपर आदि के कोलाइडी विलयन प्राप्त किए जाते हैं। जिस धातु का कोलाइडी विलयन प्राप्त करना है, उसकी दो छड़ के उच्च मिले जल में रखकर पात्र को बर्फ में रखकर ठंडा करते हैं। देखिए पात्र होता है इस तरीके से, क्योंकि मैं शॉर्ट में थोड़ा सा साफ नहीं बना रहा हूँ, उससे कुछ नहीं है, आपकी मेन पॉइंट की समझ में आना चाहिए। ये क्या है हमारा, इसकी ये सतह है, इसको ऐसा कर लीजिए। यहाँ पे आपको जो मेन चीज ध्यान रखनी है वो क्या होती है, देखिए आप दोबारा से इस पॉइंट को पढ़ते हैं। जिस धातु का कोलाइडी विलयन प्राप्त करना, मान लीजिए आपको Au की करनी है, Ag की करनी है, सोना, चांदी, कॉपर किसी की भी करनी है, उसकी दो छड़ बनाते हैं और KOH मिले जल में इसमें रखते हैं। KOH मिले जल में, इसमें KOH से मिला जल रख देते हैं ऐसे इस तरीके से। KOH मिला KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड युक्त जल भरा हुआ है। इसमें क्या करते हैं, उससे मिली हुई दो छड़ बनाकर उसकी दो छड़ बनाते हैं और उनको जल में रखकर पात्र में ठंडा करते हैं। जो KOH मिला हुआ जल है उसमें पात्र में ठंडा करते हैं। तो ये छड़ इस तरीके से ले रहे हैं, ये ले रहे हैं प्लस एनोड, अपने वैद्युत भट्टे के दोनों इलेक्ट्रोडों पर लेते हैं, और दूसरी जो छड़ लेते हैं वो लेते हैं कैथोड। क्या लेते हैं? कैथोड, नेगेटिव। अब धातु की छड़ों में वैद्युत आर्क उत्पन्न करने के लिए उच्च ताप के कारण धातु की वाष्प उत्पन्न होती है। अब इनमें क्या होता है, धातु की छड़ों को जैसे ही वैद्युत आर्क करते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉनिक जैसे इनमें प्रभाव करते हैं तो उससे एक इलेक्ट्रिक आर्क पैदा होता है, और वह उच्च ताप के कारण धातु की वाष्प प्राप्त होती है। जब जैसे ही धातु की वाष्प प्राप्त होगी, यहाँ पे मतलब जैसे ही आपस में इनका मिलाओगे तो मिलाने से इनमें वैद्युत आर्क निकलेगा और वह वाष्पशील अवस्था में कन्वर्ट होगा। तो उसी वाष्पशील अवस्था को क्या करते हैं, ठंडे जल में जैसे ही आप उसको लगाएंगे तो ठंडे जल में संघनित होकर वह धातु को कण देने शुरू कर देती है। और यही कण जो है हमारे क्या करते हैं, वाष्प के साथ संघनित होकर मतलब मिलकर जो संघनन होता है, इसके ऊपर कण जमा हो जाएंगे इस तरीके से। जो अपने वैद्युत आर्क यहाँ पे विद्युत के टुकड़े से जो मिलाया हुआ है, धातु के जो टुकड़े यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे और वही कण हमारे कोलाइडी विलयन का निर्माण कर देते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से वैद्युत विधि समझोगी, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिए क्योंकि बोर्ड में इसके आने के चांस ज्यादातर रहते हैं। देखिए थर्ड पॉइंट क्या शुरू होता है हमारा, किसी तीसरे पदार्थ के द्वारा परिक्षेपण या पैप्टीकरण। कभी कभी एक नंबर में पैप्टीकरण को पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना है आपको सभी को। तीसरे पदार्थ के द्वारा, तीसरा मतलब दो तो होते ही हैं परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त अवस्था, इसके अलावा तीसरे पदार्थ की सहायता ली जाती है। तो परिक्षिप्त तीसरे पदार्थ के द्वारा परिक्षेपण या पैप्टीकरण कह देंगे। क्या कह देंगे? परिक्षेपण या पैप्टीकरण। समझिए बच्चों, पैप्टीकरण क्रिया स्कंदन की विपरीत क्रिया है। क्या है? जो स्कंदन होता है उसका जस्ट अपोजिट ही पैप्टीकरण कहलाता है। इससे ताजा बना हुआ अपक्षेप एक तीसरे पदार्थ के द्वारा, जैसे ही आपने क्या किया, जैसे ही आपने मतलब जो अपक्षेप बनाया है, उस ताजे बने हुए अपक्षेप को, ताजा बने अपक्षेप को क्या करते हैं हम, ताजा बना हुए अपक्षेप को किसी तीसरे पदार्थ के द्वारा पुनः कोलाइडी अवस्था में किसी तीसरे पदार्थ को लेते हैं और उसके साथ संयोग के द्वारा क्या अवस्था तैयार कर लेते हैं, उसकी कोलाइडी अवस्था तैयार कर लेते हैं। स्टार्च या जिलेटिन के कोलाइडी विलयन बनाने में स्वयं जल ही यह कार्य करता है। जो आपके सामान्य पदार्थ जो कोलाइडी बहुत आसानी से तैयार हो जाते हैं, जैसे कि स्टार्च और जिलेटिन,
वो उनमें यह कार्य जल ही कर लेता है, अर्थात जो तीसरे पदार्थ का काम है वह जल ही कर लेता है। अन्य पदार्थों के कोलाइडी विलयन बनाने के लिए अन्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। स्टार्च और जिलेटिन को छोड़कर तीसरे पदार्थ के लिए कुछ अन्य विशेष प्रकार के पदार्थों की आवश्यकता होती है, जो ज्यादातर उचित वैद्युत अपघट्य या तनु विलयनों का प्रयोग किया जाता है। पैप्टिकरण किसी सम आयन की उपस्थिति में आसानी से होता है। तो देखिए, समझिए, किसी एक एग्जांपल को लेके हम पैप्टिकरण को स्पष्ट करेंगे, तो आपको ध्यान से समझना है। हम क्या करते हैं, हम मान लीजिए ले रहे हैं, देखिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, उसकी सहायता से इस विधि को समझेंगे तीसरे पदार्थ की सहायता से कि ऐसे हम कोलाइडी विलयन या पैप्टिकरण के द्वारा किस प्रकार कोलाइडी विलयन का निर्माण करते हैं। जब Fe3OH थ्राइस, जब FeOH का होल थ्राइस, ये होता है फेरिक हाइड्रोक्साइड के अपक्षेप में, जब इसका एक अपक्षेप तैयार करते हैं और इसके अपक्षेप में कारिक क्लोराइड FeCl3 होता है, आप जानते हैं, कारिक क्लोराइड का तनु विलयन मिलाते हैं। तो इसका तनु विलयन आपने थर्ड पदार्थ के तौर पर तैयार कर लिया, और इसका तनु विलयन लेकर जैसे ही आप इसमें मिलाते हैं, FeOH3 में मिलाते हैं, तो FeOH3 पर Fe3 पॉजिटिव आयन आ जाते हैं। तो जैसे ही आप इसके इसमें मिलाएंगे तो इस पे क्या आ जाता है, Fe3 पॉजिटिव आयन आ जाता है, और समान आवेशित कणों के प्रतिकर्षण के कारण इसके Fe3 पॉजिटिव और इसके Fe3 पॉजिटिव, तो समान जो हमारे आयन होते हैं उनमें क्या होता है, हमेशा प्रतिकर्षण होता है, जबकि विपरीत जो आवेशन होता है उसमें क्या होता है, हमेशा आकर्षण होता है। तो इनके बीच प्रतिकर्षण के कारण एक स्थायी सॉल्ट या कोलाइड विलयन तैयार होता है। तो अभी पीछे पढ़ा था कि इन धातुओं के समान आयन के कारण ही हम कोलाइड विलयन की सम स्थायित्व अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए जरा क्या होता है, Fe3OH का होल थ्राइस फेरिक हाइड्रोक्साइड के विलयन में जैसे ही आप फेरिक क्लोराइड का एक ताजा तनु विलयन जैसे ही आप मिलाते हैं, तो उसकी तनु अवस्था जो होती है वह किसमें कन्वर्ट हो जाती है, Fe3OH का होल थ्राइस, इसकी कोलाइडी यानी कोलाइडी परत तैयार हो जाती है, और वो किसकी सहायता से होती है, इसका एक जो समायन रहता है Fe3 पॉजिटिव, यानी इस वाले का जो Fe3 पॉजिटिव है, मैंने आपको ये समझा रखे हैं सूत्र, इसमें इसके 3 आयन जो संयोजकता के कारण भाग ले रहे हैं क्लोराइड के, तो यहाँ पर ये दोनों क्या करते हैं, एक समानायन प्रभाव दिखाने के कारण कोलाइडी की अवस्था तैयार कर लेते हैं, और ये जो होता है वो क्लोरीन एक मुक्त आयन की भांति कार्य करता है, जो विशिष्ट परत बन जाती है। तो इस तरीके से हमें FeOH3 का एक स्थायी कोलाइडी परत या कोलाइडी विलयन के रूप में तैयार अवस्था प्राप्त होती है, जो हमारे लिए बहुत ही आसानी विधि होती है। देखिए, और भी इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट आते हैं कोलाइडी बनाने के अलावा, जैसे कि संघनन विधियां, इनमें भी एक का अध्ययन करते हैं। वैसे ही आपके लिए मोस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हर किसी भी चीज को छोड़ते ना हुए हम सभी चीजों का अध्ययन क्रम से कर रहे हैं पूरे पाठ में। तो इस अध्ययन के लिए हम पुनः एक नई हेडिंग की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, इसमें पॉइंट होता है संघनन विधियां। क्या होता है, संघनन विधियां। ये कभी पूछा नहीं है आपको ये बोर्ड में, लेकिन फिर भी कभी कोई पूछ लेता है तो आपको अध्ययन करना ज्यादा जरूरी हो जाता है। पदार्थ को ऐसे विलायक में घोलकर जिसमें यह अधिक विलय हो, इसको फिर ऐसे विलायक में घोलते हैं जिसमें बहुत कम विलय हो। सबसे पहले क्या करते हैं, पदार्थ को हम जो पदार्थ लेते हैं उसको ऐसे विलायक में घोलते हैं जिसमें यह अधिक विलय हो, और फिर इसी पदार्थ ऐसे विलायक जिसमें अधिक विलय हो, फिर ऐसे विलायक में घोलते हैं जिसमें बहुत कम विलय हो, तो इस पदार्थ का कोलाइड विलयन प्राप्त होता है। तो सबसे पहले उसमें मिलेगी जिसमें अधिक विलय हो, और फिर इसमें जिसमें बहुत कम विलय हो। तो इस अवस्था के द्वारा पदार्थ का कोलाइड विलयन प्राप्त होता है। जैसे कि सल्फर रेजिन आदि के, सल्फर या रेजिन को एथेनॉल में मिलाने पर जल के आधिक्य में मिलाने से सल्फर या रेजिन का कोलाइड विलयन मिल जाता है। क्योंकि जैसे ही आप सल्फर या रेजिन को लेंगे, तो सल्फर और रेजिन को जैसे ही आप अल्कोहल में मिलाएंगे तो बहुत अधिक विलय है, तो उसका क्या होता है, उसकी अवस्था विलित अवस्था प्राप्त हो गई, और उसको पुनः आप जल के आधिक्य में क्रिया कराएंगे तो वह बहुत कम विलय होते हैं। ऐसी अवस्था में इनका सल्फर और रेजिन का कोलाइड विलयन हमें मिल जाता है। ऐसा ही नेक्स्ट पॉइंट होता है किसी तत्व की वाष्प या किसी द्रव में प्रवाहित करने पर, उसको आप पढ़ लीजिए, ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए, हम एक नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमारा रासायनिक विधियां। थर्ड पॉइंट क्या होता है हमारा, रासायनिक विधियां। परिचित अवस्था वाली विधियां पढ़ी है, इस तरीके से संगणित विधियां पढ़ी है। अब जो थर्ड पॉइंट आता है हमारा, वो आता है रासायनिक विधियां। तो रसायनों के गुण धर्म के उपयोग के द्वारा हम कोलाइड विलयन तैयार करते हैं, और इन्हीं अवस्थाओं के आधार पर हम इसका अध्ययन करेंगे।
तो देखिए प्यारे बच्चों, रासायनिक विधियों में जब किसी उबलते हुए तत्व की वाष्प जैसे सल्फर या पारा, तो सॉरी गलती हो गई, ये विधियां रासायनिक अभिक्रियाओं पर आधारित हैं। अर्थात रासायनिक विधियां क्या हैं, किसी तत्व के, किसी पदार्थ के रसायनों के जो गुणधर्म होते हैं उन्हीं के आधार पर हम क्या करते हैं, रासायनिक विधियों का निर्माण करते हैं। तो रासायनिक विधियों में क्या होता है, हम विभिन्न विभिन्न पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों के उपयोग के आधार पर रासायनिक विधियों का निर्माण करते हैं, या उनके रसायनों के गुणधर्म के आधार पर कोलाइडी विलयन का निर्माण करना ही रासायनिक विधियों द्वारा कोलाइडी का विलयन कहलाता है। देखिए इसमें सबसे पहले आता है उभय अपघटन। उभय अपघटन, देखिए इसमें से एक दो पॉइंट हम सामान्य तौर पे अपनी अभिक्रियाओं से ही स्पष्ट कर लेंगे। क्या होता है, इस विधि में धातु सल्फाइडों के कोलाइडी विलयन तैयार किए जाते हैं। किसके किए जाते हैं, मेटल सल्फाइड MS, मैं पीछे भी बता चुका हूं आपको। आर्सेनिक सल्फाइड जिसका फॉर्मूला होता है A(H2O3) का जो कोलाइडी विलयन है वो उभय अपघटन के द्वारा ही तैयार किया जाता है। उसमें क्या करते हैं हम, A(H2O3) यानी आर्सेनिक सल्फाइड के ठंडे जलीय विलयन में धीरे धीरे H2S गैस, क्या करते हैं, धीरे धीरे H2S गैस आधिक्य में प्रवाहित करने से आर्सेनिक सल्फाइड का पीला सोल तैयार होता है। क्या होता है, जो आर्सेनिक ऑक्साइड था वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, धीरे धीरे हाइड्रोसल्फाइड गैस प्रोवाइड करने पर ये हो जाता है आर्सेनिक सल्फाइड में AH2S3, और यही पीला सोल जो है हमारे कोलाइडी अवस्था होती है। तो देखिए इसमें क्रिया क्या होती है, AH2O3, इसमें आप क्या करते हैं, जैसे ही 3 अणु H2S गैस प्रवाहित करी तो H2S गैस प्रवाहित करने पर इसकी अवस्था, ये जो ऑक्सीजन इसका क्या कर रहे हैं, अपघटन कर रहे हैं, तो यह अपघटित होकर क्या क्या बना देती है, यह प्रवाहित होकर जल निकाल देती है। और इसके अलावा जो हमारा AH2 है जो आर्सेनिक है वह सल्फाइड के साथ क्रिया करके आर्सेनिक सल्फाइड का एक पीला अवक्षेप तैयार करता है जो इसकी कोलाइडी अवस्था होती है। तो इस तरीके से हम कॉपर सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, अन्य प्रकार के कोलाइडी विलयनों को उभय अपघटन के द्वारा ही तैयार करते हैं। देखिए नेक्स्ट विधि में हम पुनः देखते हैं ऑक्सीकरण। क्या देखते हैं इसकी नेक्स्ट विधि, ऑक्सीकरण। रासायनिक विधियां चल रही हैं तो ऑक्सीकरण किसका गुण है, एक रसायन का गुण है। तो देखिए ऑक्सीकरण, देखिए समझिए, सल्फर, आयोडीन आदि धातु तत्वों के सोल ऑक्सीकरण विधि द्वारा बनाए जाते हैं। क्या होता है, जो सल्फर या आयोडीन आदि धातुओं के जो सोल होते हैं वह ऑक्सीकरण विधि द्वारा तैयार किए जाते हैं। SO2 के जलीय विलयन में H2 गैस जो सल्फर होती है, आयोडीन होती है और आदि अधातु उनके जो सोल है वो किससे तैयार करते हैं, हम ऑक्सीकरण से तैयार करते हैं। इसमें क्या करते हैं, SO2 के जलीय विलयन में H2S गैस प्रवाहित करने पर सल्फर का सोल प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही SO2 के जलीय विलयन में H2S गैस किसमें प्रवाहित करनी है हमें, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड में। तो इसके दो अणु लेते हैं हम, तो जैसे ही हम H2S को SO2 के विलयन में प्रवाहित करते हैं तो हमें क्या होता है, जल प्राप्त होता है, दो अणु, और क्या प्राप्त होता है, 3S। यहाँ पर जो 3S अवस्था है यह इसकी कोलाइडी अवस्था है। इस तरीके से हमें सल्फर की कोलाइडी अवस्था ऑक्सीकरण के द्वारा प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है अपचयन। क्या आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, अपचयन। रासायनिक विधियां चल रही हैं तो थर्ड पॉइंट क्या आ गया आपका, अपचयन। देखिए बच्चों, इनको आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, ऑक्सीकरण, अपचयन या रेडॉक्स को, और उन्हीं का गुणों का उपयोग करते हुए हम यहाँ पे कोलाइडी विलयन बनाने की विधियों का अध्ययन कर रहे हैं। जब किसी धातु या लवण के जलीय विलयन को, अर्थात किसी धातु लवण ले रखा है आपने, उसके जलीय विलयन को उचित अपचायक मतलब जो उसका अपचयन कर दे, सॉरी उसका अपचायक कहेंगे जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका उपचयन होता है, उसको कहते हैं अपचायक। जैसे हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड आदि के द्वारा क्या करते हैं, अपचयित करते हैं और इनसे एक स्थायी सोल प्राप्त होता है। इस विधि में Ag, Au, Pt यानी सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि धातुओं के सोल तैयार होते हैं। इसमें क्या होता है, ध्यान से समझिए, किसी धातु लवण का, मान लीजिए आपने धातु ले रखी है, इस धातु लवण के सोल बनाने के लिए हम कुछ विशेष प्रकार के उपचायक जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मिक अम्ल हो गए, HCH हो गया, फॉर्मल्डिहाइड, इनके द्वारा क्या करते हैं, यहाँ से इनका अपचयन करते हैं, Au जो हमने धातुएं ले रखी हैं, और उनके एक स्थायी सोल प्राप्त हो जाते हैं जो हमारे क्या होते हैं, कोलाइडी अवस्था आसानी से प्राप्त हो जाती है। तो देखिए मान लीजिए हम यहाँ पे ले रहे हैं AuCl3,
AuCl3 का जैसे आप अपचयन करेंगे तो उसमें आप क्या लेते हैं N2H4, यहाँ पे एक अपचयक का कार्य करता है। तो इसके द्वारा जो Au की अवस्था है वह स्वतंत्र हो गई। तो ये जो Au है यहाँ पे हमें स्थायी सॉल्ट के रूप में मिल गया और 3N2 मुक्त हो जाती है। इसके अलावा 12 HCl अणु हमारे विस्थापित हो गए। तो यहाँ पे जो Au है, जो हमारी सोना होता है, तो यहाँ पे जो सोने का जो सोल है हमें इस तरीके से तैयार मिलता है। सोने को सोल को कॉपियस पर्पल कहते हैं, ये आपको ध्यान रखने की वाली बात है। तो बस आपको क्या करना है, इन विधियों में से किसका तैयार करते हैं, ये आपके लिए बहुविकल्पीय पॉइंट भी बन सकता है। ये ध्यान रखना है आपको कि किस विधि के द्वारा हम किस प्रकार की धातु का या किस प्रकार की अधातु का, जैसे मान लीजिए अभी आया था तो सोने का किसके द्वारा कर रहे हैं हम, अपचयन के द्वारा। तो जैसे कि इसका नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है जल अपघटन। क्या है, जल अपघटन। देखिए मैं उम्मीद रखता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद या इन चीजों को समझने के बाद इस पार्ट में आपको कहीं भी अन्य सोर्स से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी आधार पर मैं आपको जो अपना लेक्चर है वो देने की कोशिश कर रहा हूं, तो कृपया ध्यान से देखिए। देखिए जल अपघटन, जैसे कि जल अपघटन आप पहले भी बहुत सारी अभिक्रियाओं में देख चुके हैं, तो इसी आधार पर हम यहाँ पे कॉलाइडी सोलों का अध्ययन करेंगे। इस विधि के द्वारा धातु के ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड, जो मेटलिक हाइड्रोक्साइड होता है और MO, मेटलिक ऑक्साइड और मेटलिक हाइड्रोक्साइड के कॉलाइड विलयन प्राप्त किए जाते हैं जब उबलते जल के अधिक आयतन में 30% FeCl3 विलयन की कुछ बूंदें मिलाते हैं तो FeOH3 का लाल सॉल्ट प्राप्त होता है। अर्थात जब हम फेरिक क्लोराइड के विलयन में क्या करते हैं, 3 बूंद जल की डालते हैं, यानी 3 उसकी बूंदें जल की डालते हैं, तो किसका FeOH3 का क्या प्राप्त होता है, हमें एक स्थायी लाल सॉल्ट प्राप्त होता है। और इसके अलावा 3HCl अर्थात तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल विस्थापित हो जाता है। यहाँ से जो OH है वो क्या करता है, OH हमेशा जल किस में अपघटित होता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो यहीं से ये जो OH नेगेटिव इसका अपघट्य है वो यहाँ से Cl को विस्थापित करता है और Fe के साथ क्रिया करके एक स्थायी सोल यानी FeOH3 फेरिक हाइड्रोक्साइड का एक स्थायी सोल निर्माण करता है। इस विधि में आप क्रोमियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का भी सोल आसानी से तैयार करते हैं। तो ये आपके लिए यहाँ से पॉइंट सिर्फ इतना बनता है कि मतलब इस विधि में क्या क्रिया हुई और किसके द्वारा, जल अपघटन के द्वारा कौन सी धातुएं या कौन से विलयन का, कौन से यौगिकों का सॉल्ट जो कॉलाइडी अवस्था है या सॉल तैयार होती है। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद और ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए।